आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अम्बाला सिटी से डॉक्टर सौरभ कुमार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सर हम जानना चाहेंगे ये न्यूरो प्रॉब्लम्स होती क्या है? मैडम जो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली ये हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे मूवमेंट पे, ओवरऑल हर बॉडी के किसी ना किसी पार्ट स्पेसिफिक एरिया में या ओवरऑल फुल बॉडी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जी। सर अक्सर देखा जाता है कि सर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में हमारी नसों में दर्द होता है। क्या सर ये प्रॉब्लम भी न्यूरो के अंदर ही आती है? यस मैडम, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, देखिए साइन एंड सिम्टम्स को देखने से पहले हमें ये देखना जरूरी होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको डिस्टिंग्विश कैसे करना है। जी बिल्कुल। साइंस एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट सबके सेम है, मगर न्यूरोलॉजिकल की अगर आप टाइप देखें, जो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है सैन फ्रांसिस्को की, वो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली देयर आर मोर देन 600 डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल। 600 से ज्यादा डिसऑर्डर्स हैं। हमें जो न्यूरोसाइकेट्रिक प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको इन सब चीजों के बारे में, हर डिजीज और हर डिसऑर्डर के बारे में डिस्टिंग्विश और उनको मालूम होता है, उसके अकॉर्डिंगली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जी। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे न्यूरो प्रॉब्लम होती क्यों है, किस कारणों से ये हो जाती है? मैडम अगर आप बेसिकली रीजंस देखें तो बाय बर्थ भी हो सकती है, जेनेटिक्स भी हो सकती है, रीजन कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंटल केसेस भी हो सकते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखें तो एटमॉस्फेरिक भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, डाइट इन्फ्लुएंस होते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 600 से ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और हर का अलग कॉज अलग रहेगा। सर में पेन होता है, शोल्डर से ऊपर की तरफ जाता है, ये सर ये किस तरीके का प्रॉब्लम्स ये क्यों आती है? क्या कोई हार्ड वर्क करने की वजह से या कोई और रीजंस भी इनके रहते हैं? मैडम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो पेन के लिए आप बता रहे हैं, दैट माइट बी माइग्रेन आल्सो, दैट माइट बी सर्वाइकल केसेस आल्सो, कुछ भी हो सकता है। ये जब किसी के कुछ पेन्स वगैरह हैं, मैंने वही बोला, सिम्टम्स बाद में आते हैं, पहले डिस्टिंग्विश करना हमारे को बहुत जरूरी होता है कि कौन सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एज अ प्रैक्टिशनर। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की भी बात करता हूँ, लेट्स गो स्लोली स्लोली अगेन। अगर मैं इसके टाइप की बात करता हूँ, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, माइग्रेन और भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो डिसऑर्डर्स हैं जो न्यूरोलॉजिकल रहती हैं। अल्जाइमर, बच्चों की भी बात करूं, अगर बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या रहती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, डिसलेक्सिया बोलते हैं जिसमें लर्निंग इश्यूज हैं, ऑटिज्म है जिसमें हर चीज को रिपीट करना होता है, बच्चा करता है, डिस्पैक्सिया है, डिले इन सिटिंग एंड वॉकिंग, मूवमेंट प्रॉब्लम्स बच्चों में हो जाती है, ADHD प्रॉब्लम है, दैट इज आल्सो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, दैट इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सेरिब्रल पैल्सी है। हमें पहले बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें टेस्ट के अकॉर्डिंगली, MRI है, जो भी पर्टिकुलर सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो आपका फिजिशियन टेस्ट रिकमेंड करे, चाहे वो MRI करे, चाहे वो ब्लड टेस्ट करे, थाउजेंड ऑफ टेस्ट आर देयर जिससे हमें EEG होता है एपिलेप्सी में, और उसके अकॉर्डिंगली फिर सिम्टम, साइंस और टेस्ट के अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस होता है। अगर सिर्फ पेन है, पेन किस वजह से है, दैट माइट बी स्टैटिक पेन इन द स्पाइन प्रॉब्लम में, दैट इज आल्सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि नस दब रही है, उसमें भी देसी भाषा में हम बोलते हैं उनको। एक पेशेंट आता है, कहता है आज मेरे बाजू में दर्द है, कल सिर में होती है, परसों पीठ में होती है, उससे अगले दिन टांगों में होती है, उससे अगले दिन पूरे शरीर में होती है, दैट इज अगेन ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर, अनएक्सप्लेन्ड पेन, उसको हम स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली है साइंस एंड। अगर आप साइंस की बात करें, अब जैसे पार्किंसन डिजीज है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी है, वो बोलता है पार्किंसन डिजीज अगर ट्रीट किया जाए या ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है पार्किंसन डिजीज में, वो बढ़ती ही रहेगी एज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है।
तो आपको साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आपको अपने फिजिशियन की सलाह बहुत जरूरी है, उसके जो एडवाइस टेस्ट हैं वो करवाने बहुत जरूरी हैं। इन जी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने अभी बताया बाय बर्थ भी होती है और जेनेटिक भी होती है। सर, ये जेनेटिक प्रॉब्लम क्या ये मतलब ये रेगुलर होती ही है या किसी किसी में देखने को मिलती है? है। देखिए, अगर सपोज करो किसी के पेरेंट्स को है, दोनों में से फादर या जी मदर को, बिल्कुल। उनके आगे 2 या 3 किड्स हैं, 2 या जी ऐसा नहीं है कि उन सब बच्चों को होंगे, उसमें से किसी एक को हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे थैलीसीमिया इज वन ऑफ द जी डिजीज, नॉट न्यूरोलॉजिकल, बट थैलीसीमिया इज ए ब्लड रिलेटेड और बोन रिलेटेड डिजीज। जी तो दैट इज आल्सो जेनेटिकली, वो अगर उनके किसी को है, उसके अगर 2 या 3 किड्स हैं, उनमें से एक को हो सकती है। जी दैट माइट बी माइनर और मेजर, जी इस हिसाब से है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या जरूरी है, जैसे आपने बोला कि नहीं जेनेटिक भी होती है, क्या ऐसा जरूरी है कि मतलब अगर परिवार में किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों में किसी ना किसी को होनी ही है, ये जरूरी होता है? जेनेटिक्स का मतलब ही यही है कि आगे किसी ना किसी को होगा ही होगा। जी डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे नर्वस सिस्टम कमजोर क्यों हो जाता है, मतलब क्या कारण रह सकते हैं इसके? मैडम, ये डाइट, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो वैसे तो बेसिकली अगर इनके कॉजेज की बात करो तो कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं पता चलता है एकदम जी क्यों हुआ है। जी अगर मैं बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ की भी बात करूँ, बिफोर बर्थ में अगर प्री मैच्योर बेबी है, उनमें होने के चांसेस काफी होते हैं। जी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तब भी चांसेस होते हैं। जी प्री एक्लेम्सिया मींस हाइपरटेंशन हो जाता है प्रेगनेंसी में फीमेल को, तो अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना लिया जाए तब भी होने के चांसेस है। रीजंस बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी एक रीजन की वजह से जी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। जी सर, जैसे आजकल मोबाइल का चलन कुछ बच्चों में अक्सर ज्यादा देखा जाता है कि छोटे बच्चे अक्सर मोबाइल में वीडियो गेम्स वगैरह देखते हैं, क्या ये भी एक बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है न्यूरो प्रॉब्लम्स होने की? मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आज की डेट में मोबाइल की है। जी हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामिन, जी राइट। अगर जो भी बच्चा, अपने एग्जांपल दे देता हूँ, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट के साथ 3 से 4 घंटे पार्क में फिजिकली प्ले करता है, जी जितनी क्वांटिटी का डोपामिन उस जी टाइम रिलीज होता है, बच्चे को 2 मिनट का वीडियो देखने पर उतना डोपामिन रिलीज होता है। फॉर लॉन्ग टर्म इट इज वेरी हार्मफुल। बिल्कुल सर, जी जी डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जैसे न्यूरो सिस्टम अगर मान लीजिए किसी का कमजोर पड़ गया है सर, उस उसमें क्या मतलब जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी उसमें फायदा पहुंचाती है, किस तरीके की हमको एक्सरसाइज लेनी चाहिए? देखिए, एक्सरसाइजेज आर ऑलवेज गुड। अगर आप बीमारी नहीं भी है किसी को, कोई भी, अगर वो जी एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट जी इज बेस्ट पार्ट। ठीक है। जी पहले तो अगर किसी को बीमारी है तो उनके थोड़े सिम्टम्स भी आपको देखने पड़ते हैं, कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी रहते हैं, जी कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी रहते हैं। जी इमोशनल सिम्टम्स से क्या मतलब है, जैसे मूड स्विंग। जी मूड स्विंग हो तो होता है पेशेंट्स में, जी आउटब्रस्ट होता है, छोटी छोटी बात में काफी ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन आना। जी इसे इमोशनल सिम्टम्स के साथ साथ हम लोग क्या है, नॉर्मली पेशेंट क्या करते हैं, पहले वो फिजिकल सिम्टम्स की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, जी इमोशनल सिम्टम्स की तरफ ध्यान नहीं देता है। जी हमें, अगर पेशेंट, दिस इज एज अवेयरनेस टू द पेशेंट, जो हमारे इंटरेक्शन है, जी मैं जो भी पेशेंट्स हैं उनको, गार्डियंस हैं उनको ये बोलना चाहूंगा, आप फिजिकल के साथ साथ इमोशनल सिम्टम्स भी जरूर देखिए, जी बच्चों में भी और बड़ों में भी। जी अगर कोई किसी चीज को इमोशनल ज्यादा ही है तो उसको भी ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं? देखो, कौन सी प्रॉब्लम, किस, ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन, अगर हम जी उसको मेंटेन नहीं रखते, कौन सी प्रॉब्लम कब हो जाए, यू नेवर नो। जी अगर आप, मैं पंजाब की बात करूं, आप कैंसर पार्ट को देख लीजिए, स्मोकिंग एंड टबैको इज वन ऑफ द कॉज। जी मगर पंजाब में स्मोकिंग और टबैको, स्मोकिंग इज वेरी लेस, जी राइट, इफ आई कंपेयर विद द अदर स्टेट्स। बिल्कुल तो सर। तब भी वहां पे हेड एंड नेक कैंसर के जो पेशेंट्स है बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि डायग्नोज जैसे एमआरआई वगैरह ही कराने से पता चलता है, तो स्टार्टिंग में हम कैसे जाने कि हमको इस चीज का, जैसे कई बार होता है सर, ठीक है हमने आज कुछ ज्यादा ही वर्क या मतलब घर में ज्यादा काम कर लिया, ठीक है आज हमने इस तरीके से अपना वेट ज्यादा उठा लिया, शायद कभी कभी देखिए, जिसको अभी आप फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, जी
फिजिकल सिम्टम्स में जब भी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, फिजिकल सिम्टम्स में पार्शियली या कंप्लीट पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। जी फिजिकल सिम्टम्स में पार्शियली या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन होती है, जी हेडेक्स होती है, दर्द होती है, और भी बहुत से आपको सिम्टम्स दिख जाएंगे जिससे हमें पता चलता है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी। हाँ सर, जैसे अक्सर जैसे हमारे स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है सर, मान लीजिए झंझनाहट होना या किसी तरह से हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, तो क्या सर ये भी सिम्टम्स इस न्यूरो प्रॉब्लम्स में ही आते हैं? जी और सर जैसे ब्रेन में अक्सर हेड पेन, जैसे किसी को हेड पेन रहता है मतलब जरूरत से ज्यादा ही होता है, और उसमें ये बताते हैं कि भाई आपको ट्यूमर वगैरह, सर मान लीजिए एमआरआई में ट्यूमर वगैरह आता है, तो सर इसका क्या मतलब ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन ही होता है या कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, इन केस ऑफ ब्रेन ट्यूमर देयर आर चांसेस टू गेट क्योर। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है जी और पेन कितना है। जी दैट इज जो भी आपकी डायग्नोज करेगा, जो भी प्रैक्टिशनर आपका डायग्नोज करेगा एज पर द एमआरआई एंड अदर रिपोर्ट, जी ही इज द बेस्ट टू डिसाइड कि इसको मेडिसिन के थ्रू करना है या ऑपरेशन के ओपन सर्जरी करवानी है। जी आइदर गामा रेज के थ्रू भी आजकल ट्यूमर रिड्यूस हो रहे हैं, जो जी बड़े हॉस्पिटल पीजीआई वगैरह हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हैं। जी तो बेस्ट थिंग इज टू कंसल्ट योर प्रैक्टिशनर जी एज जी पर द डिजीज कंडीशन। जी सर। अगर पेन मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट, कैंसर पेन इज डिफरेंट, नॉर्मल पेन इज, इंजरी पेन इज डिफरेंट, हाथ पैर का सुन होना, इट माइट बी अ वेरी नॉर्मल थिंग। क्या डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, और भी जी चीजें देखनी पड़ती हैं। जी पेन डजंट मीन कि हाँ सिर्फ एक ही चीज है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया मेरे को, ऐसा नहीं है। जी पेन का पर्टिकुलर ओरिजिन क्या है, उसका रीजन क्या है। जी जैसा कि मैंने आपको बोला, इन स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जी दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। स्मेटोफॉर्म में क्या होता है, पेशेंट आते हैं, मेरी आज बाजू में दर्द हो रही है, जी बिल्कुल, हाँ। कल पीठ में दर्द हो रही है। जी जी तो इट टोटली डिपेंड्स कि रीजन क्या है पेन का, आपका कॉज क्या है। कहीं जी चोट तो नहीं लगी, कहीं झटका वगैरह तो नहीं लग गया। जी पेन के रीजन बहुत डिफरेंट है, हम्म, उसको आप सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बोल सकते। जी। सर अक्सर देखा जाता है बच्चा बचपन में गिर जाता है, उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है बच्चा था अपना थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, लेकिन उसके जो प्रभाव सर कहते हैं ना उम्र बढ़ती है उस एज में देखने को मिलता है कि ये भी बात कहाँ तक सर सही है ये? देखिए, डिपेंड्स ऑन कि अगर बच्चा गिरे उसकी चोट कितनी गहरी है। जी अगर गिरा है, उसको उस टाइम क्या सिम्टम्स या साइंस आए हैं, जी उसके अकॉर्डिंगली जो फिजिशियन रहेगा वो ट्रीट करता है। जी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते ही होते हैं इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी अगर आपने ये ट्रीटमेंट प्रॉपरली पेशेंट नहीं लेता है, तो जी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स आर ऑलवेज देयर इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। जी मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी ने क्या बोला कि उनकी रिपोर्ट्स बोलती हैं कि पार्किंसन डिजीज एज के हिसाब से बढ़ता ही रहता है जी अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए। जी तो दैट इज ऑब्वियसली, नॉर्मली भी अगर आप किसी को हल्की सी भी चोट लगी, अगर आप ट्रीट नहीं करते हैं जी या फीवर होता है उसको देखो, एक तो हमारा इम्यून सिस्टम रहता है जी जिसको जो हील कर देता है। जी कुछ चोट या वुंड्स ऐसे होते हैं जो बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होते। जी आपको लोहे से कट लगा, we जी ask patient to go for a tetanus injection। जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर है वो बोलेगा भाई टेटनस का इंजेक्शन, दैट इज नॉर्मल। जी तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी डिजीज और जी डिसऑर्डर। जी। डॉक्टर साहब अक्सर देखिए देखा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए आपको सर में बहुत ज्यादा पेन है और हम डायग्नोज कराने गए एमआरआई में कि ट्यूमर है, तो हॉस्पिटल्स में तो ये बोला जाता है कि इसको ऑपरेट किया जाएगा। क्या सर हम जानना चाहते हैं अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम न्यूरो में, तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? डेफिनेटली, जो ईएच के हैं ट्रीटमेंट्स फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी देखिए, ये डिपेंड करते हैं आपके ईएच प्रैक्टिशनर के ऊपर और उसके डायग्नोसिस के ऊपर। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर डायग्नोसिस उन्होंने प्रॉपर कर लिया, हमारी मेडिसिन, लास्ट टाइम मैंने बोला दीज आर मिरेकल मेडिसिन, जी रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अगर आप क्योर की बात करें, जी क्योर के चांसेस होते हैं, मगर कभी भी अगर आप ये बोले कि हाँ सर मैंने मेडिसिन लिया मैं क्योर हो जाऊंगा साल 2 साल में, ऐसा एकदम नहीं होता।
जी चांसेस आर ऑलवेज। जी ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत अच्छी बात है, मगर ये जी प्रैक्टिशनर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है चीजें। जी सेकेंडली, जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी डाइट के ऊपर भी बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। जी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमें जो डाइट देनी होती है दैट शुड बी प्लांट बेस्ड। अगर जी पेशेंट नॉनवेज खाने का शौकीन होता है तो हम उसको बोलते हैं कि बहुत कम अमाउंट में खाना है, जो भी फ्राइड नहीं होना चाहिए जी इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी दूसरा जो हम डाइट देते हैं उसको हम बोलते हैं माइंड डाइट। जी माइंड डाइट में जैसे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीजेस है, ठीक है, जो आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल, दीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी स्मॉल, कैन बी जी ट्रीटेड बाय एनीवन। जी द disorders like Alzheimer's, जी disorder like dementia, these should be treated by proper professional who do have full knowledge of that particular disease or disorder। ठीक है, अब माइंड डाइट की मैं बात कर रहा था। माइंड डाइट में भी हम मेडिटेरियन डाइट के साथ साथ डैश डाइट देते हैं, DSH। डैश डाइट का मीनिंग क्या होता है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उस टाइप की डाइट में जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, बेरीज हैं, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये दिया जाता है, जो जी हमारी जो पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसकी प्रोग्रेशन को डिले करते हैं। जी जी सर, अगर मान लीजिए किसी को न्यूरो प्रॉब्लम्स हुई हैं और उनको ऑपरेट भी हॉस्पिटल्स में किया गया है उनको, तो सर क्या उसके बाद भी ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से वो ट्रीटमेंट, जैसे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो सर क्या उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ठीक किया जा सकता है? मैडम, अगर आप बात कर रहे हैं रिकरेंसेस की जी कि क्या पेशेंट को दोबारा से होने के चांसेस हैं, जी बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन रेगुलर लेता है, जी चांसेस ऑफ रिकरेंसेस शुड बी वेरी लेस। जी ऐसा नहीं है, आप किसी चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकते। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी, चांसेस आर देयर, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के जो रिजल्ट्स हैं, जो उसका वर्किंग है, दैट वर्क ऑन सेलुलर लेवल, तो चांसेस जो होते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट से अगर EH के साथ लिया जाता है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हमारे ब्रेन को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। जी आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जी बच्चा अगर वेट उठा रहा है, उसकी स्पाइन की जो मनके हैं उनमें जोर पड़ेगा, उसके जॉइंट्स पे जोर पड़ेगा, जी बिल्कुल। उसके हिप्स पे जोर पड़ेगा ओवर जी वेट उठाने से। जी ठीक है ना? तो जी जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, जी ऑर्थो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम भी छोटी मोटी हो सकती हैं। जी ये हम डॉक्टर। वही चीज है कि कोरिलेशन, हमें साइंस एंड सिम्टम से एकदम नहीं डायग्नोज कर सकते कि हाँ इसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होगा। जी डॉक्टर, डायग्नोज करने के बाद ही जो भी रिजल्ट होगा वो डॉक्टर साहब से मिलकर ही पता चल सकता है कि इनको प्रॉब्लम्स क्या हैं। जी डेफिनेटली डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को शुरुआत में अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि ठीक है आप न्यूरो प्रॉब्लम शायद स्टार्ट आपको हुई है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर स्टार्टिंग से ही हम ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दे तो जाहिर सी बात रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जी बहुत अच्छे रिजल्ट जी EH में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जी देखिए छोटी मोटी जैसे ऑटिज्म है, जी ऑटिज्म में आपने देखा होगा EH के कई प्रैक्टिशनर्स ने ऑटिज्म के कई बच्चों को ट्रीट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल चुके हैं। जी ADHD में बच्चों को, क्योंकि वी आर मोर टेक केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन फर्स्ट, हम अपने आप से ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान ज्यादा रखते हैं। जी अगर ADHD भी है, कॉमनली ये जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, दीज आर वेरी कॉमन इन जी चिल्ड्रन जी नाउअडेज। क्योंकि जी आजकल हम अपने बच्चों को 24 घंटे, क्योंकि मोबाइल भी उनके पास हमेशा रहता है, अगर जी बच्चा साल 2 साल का बच्चा रोए ना, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं पेशेंट, विच इज बिल्कुल वेरी सर। डेंजरस एंड हार्मफुल। जी ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है धीरे 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 बढ़ती ही रहती है। जी तो ये बोलूंगा कि अपने बच्चों का इन चीजों पे बहुत ध्यान दीजिए। जी अब जो एडल्ट्स में प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, अल्जाइमर, पार्किंसन, माइग्रेन, अगर आप माइग्रेन की बात करें, एडल्ट्स में माइग्रेन फीमेल्स में बहुत ज्यादा रहता है। तो अल्टरनेट पैथी में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। जी जी हेडेक है, फोटोफोबिया है, जी रोशनी है, थोड़ी सी रोशनी में गए, ट्यूबलाइट की तरफ देखा, एकदम सिर दर्द शुरू हो गया, जी दैट इज बिल्कुल। नोन एज फोटोफोबिया। जी तो इन जैसे इन चीजों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे।
सर अक्सर देखा जाता है धूप में एकदम निकलने से भी सर दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, वो हो धूप जाता सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सर हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे जैसे अक्सर कई बच्चों में देखा जाता है कि बचपन से जैसे उनकी एज बढ़ती चली जाती है, लेकिन उनको बोलने में कुछ मेंटल डिस्टर्ब भी आप कह सकते हैं उनका माइंड को। सर क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर किसी बच्चे को है और उसकी एज करीबन 60-70 एज की वो है और बचपन से उनको ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तो क्या सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली कुछ किड्स हैं जिनका ट्रीटमेंट मेरे थ्रू चल रहा है और उन बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जी। डॉक्टर इवन साहब मैंने आपको क्या बताया, जैसे डिस्पैरेक्सिया होता है, जी। बच्चा अपना लेस नहीं बांध पाता, हाँ जी, बिल्कुल सर, बच्चे को बैठने में दिक्कत है। जी, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे के लर्निंग इश्यूज हैं, जी, लिखने पढ़ने में दिक्कत है। जी, इन चीजों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर प्रॉपर अच्छे किसी आप इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कंसल्ट करें, जी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यू विल सी द रिजल्ट विद इन मंथ्स। जी सर। सर आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।